Good morning, class 10. Today I am going to revise the chapter 1 of Geography, Resource and Development. In this chapter, you had read introduction of this chapter, types of resources, development of resources, land resources, and soil as resource. This is the introduction of this chapter. इंट्रोडक्शन में आपने क्या देखा था कि हर वो चीज़ें जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके और जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीसिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, वैसे सब चीज़ों को रिसोर्स कहा जाता है। और इस रिसोर्स में ह्यूमन बीइंग्स एक ऐसा रिसोर्स है जो नेचर के साथ इंटरेक्ट करके इंस्टीट्यूशन तैयार करता है और वहाँ से वो रिसोर्स क्रिएट करता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ रिसोर्स। इसमें हमने 4 बेस बताया। बेसिस ऑफ ऑरिजिन में बायोटिक है। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग ऑफ फॉर इन्वायरमेंट और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग रिसोर्स ऑफ इन्वायरमेंट। एक्सॉस्टेबिलिटी के आधार पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब ऐसा रिसोर्स जो रिन्यूड किया जा सके किसी भी प्रोसेस से, चाहे फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस में। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में ऐसा रिसोर्स जो लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम में बने और जिसकी मात्रा फिक्स हो। तीसरा, ऑनरशिप के आधार पे 4 इंडिविजुअल, एक स्वतंत्र व्यक्ति का अधिकार जिस पे हो। कम्युनिटी, जिस पे पूरे कम्युनिटी का अधिकार हो। तीसरा, नेशनल, जिस पे किसी कंट्री का अधिकार हो, जिसमें हमने बताया था कि ओशियन में 12 नॉटिकल माइल तक। और इंटरनेशनल में जो 200 किलोमीटर स्टार्ट होता हो इंटरनेशनल बॉडीज़ पे और जिसका अधिकार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हो। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर पोटेंशियल, ऐसा रिसोर्स जो क्षेत्र में पाया जाता हो बट यूज न किया जाए, जैसे सोलर एनर्जी बताए थे। डेवलप्ड रिसोर्स में ऐसा रिसोर्स जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पता हो और यूज किया जा सकता हो। स्टॉक में हम बताए थे ऐसे रिसोर्स जिसकी संख्या बहुत है लेकिन इंसान के पास टेक्नोलॉजी नहीं उसे यूज़ करने का। और रिजर्व में यही स्टॉक फ्यूचर के लिए बची हुई है क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं, अगर फ्यूचर में आएगी तो ये यूज किया जा सकेगा। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में हमने क्या देखा था कि रिसोर्स का इतना ज़्यादा इंसान यूज़ कर रहे हैं जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। जैसा पहला प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ कि रिसोर्स का डिप्लीशन हो गया, कम हो गया। दूसरा, सोसाइटी में रिच और अमीर लोग बन गए। और तीसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आई, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। एंड इन सब चीज़ों में एक नई टर्म हमने बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें रिसोर्स को प्रेजेंट में इस तरीके से यूज किया जाए ताकि फ्यूचर में रिसोर्स की कमी ना हो, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। उसी चीज़ को देखते हुए रियो डी जेनेरियो का अर्थ समिट लगा था ब्राज़ील में 1992 में। और 100 से ज़्यादा कंट्री जिसलिए बैठे थे कि जो कि वर्ल्ड लेवल पे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व की जा सके। और इसी को सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने एक डिक्लेरेशन तैयार किया जिसे एजेंडा 21 कहा गया। और इस डिक्लेरेशन को कहाँ साइन किया गया? डिक्लेरेशन पे अनसेड में, यानी यूनाइटेड नेशन का कोई संस्था है वहाँ पे। और इसका मेन क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। अब यहाँ क्या दिख रहा है कि जिस तरह से रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए प्लानिंग बहुत आवश्यकता है। और इंडिया जैसे कंट्री के लिए तो और भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में रिसोर्स कहीं पे पाया जाता है तो कहीं पे नहीं पाई जाती है। तो रिसोर्स प्लानिंग का हमने मतलब बताया था कि रिसोर्स प्लानिंग में 3 चीज़ें कंबाइन होती है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। इसमें क्या आता है कि रिसोर्स का सर्वे करना, उसका मैपिंग तैयार करना, उसके क्वालिटी और क्वांटिटी का अंदाज़ा लगाना और फिर रिसोर्स का नाप लेना। प्लानिंग स्ट्रक्चर में क्या बताए थे कि उस रिसोर्स के रिलेटेड टेक्नोलॉजी स्किल हमारे पास है या नहीं। एंड अगर ये दोनों चीज़ें मिल गई तो उस रिसोर्स को हम डेवलपमेंट से मैच करते हैं, कंट्री के डेवलपमेंट से। यदि क्लियर हो गया तब रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए आज प्रेजेंट में देखा जा रहा है कि रिसोर्स ओवर यूटिलाइज्ड अब भी हो रही है और रिसोर्स की संख्या कम कर रही है, इसलिए रिसोर्स को बचाना जरूरी है। तो गांधी जी ने इस पर क्या कहा कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स में मैंने बताया था कि लैंड एक ऐसा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, जो वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है। और इंडिया में मेन रूप से 3 तरह का लैंड फीचर्स बहुत अच्छी तरीके से पाया जाता है, जैसे प्लेन्स 43% के साथ जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, माउंटेन्स 30% के साथ जो पेरेनियल रिवर्स का सोर्स है, साथ ही साथ टूरिज्म को सपोर्ट करता है, प्लेटो 27% के साथ जिसमें मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल जैसी चीज़ें पाई जाती है।
अब यहाँ लैंड यूटिलाइजेशन हम बताए थे कि नेचर में लैंड यूटिलाइज 5 तरह से लोग करते हैं। यहाँ पे 8 तरह से, फॉरेस्ट के रूप में, बैरन वेस्ट लैंड के रूप में, लैंड नॉन एग्रीकल्चर के रूप में, परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड के रूप में, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स के रूप में, कल्चरेबल वेस्ट लैंड के रूप में, फैलो लैंड्स के रूप में, और नेट सोन एरिया के रूप में। नेट सोन एरिया हम बताए थे कि एक एग्रीकल्चरल सीजन में प्रोडक्शन किया गया क्षेत्र। अब लैंड यूज पैटर्न जो इंडिया में है वो भी देख लेते हैं। इंडिया में क्या लैंड यूज पैटर्न था, पूरा इतना एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बट 93% यूज होता है क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट जो आसाम वाला है वहाँ पे खेती नहीं की जा सकती। फिर एनएसए जो है वो 54% ही है इंडिया में, और एनएसए जो है ये कहीं पे का ज़्यादा है कहीं पे कम, जैसे पंजाब हरियाणा में ज़्यादा तो लद्दाख वाले क्षेत्रों में कम। और इंडिया में 33% ही फॉरेस्ट एरिया है, किसके अनुसार, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अनुसार। अब ये जो लैंड है ये भी डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेड मतलब ये भी कम हो रहा है। कम होने का लैंड डिग्रेडेड का हमने यहाँ पे रूप दिखाया कि 3 तरह से ज़्यादा लैंड डिग्रेड हो रहे हैं। फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया इतना परसेंट है 28, वाटर इरोडेड एरिया 56%, एंड बाकी जो लैंड है वो सलाइन और अल्काइन डिपॉजिट की वजह से, जिसमें उन्होंने बताया था कि इरिगेशन में अगर पानी छोड़ दी जाती है किसी इंडस्ट्रियल एरिया में तो उसका जो मिनरल्स है वो क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। फिर कुछ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग और क्वेरिंग जैसे प्रोसेस से, तो लैंड को भी कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और लैंड को कंजर्व करने के ये तरीके हैं, एफॉरेस्टेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, दूसरा प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट, तीसरा स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेज, चौथा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, पांचवा कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, एंड चौथा प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। हाँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं सॉइल एज ए रिसोर्स, फिर से नया टॉपिक। इसमें मैंने फिर इंट्रोडक्शन दिया था सॉइल का कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो सॉइल सपोर्ट करता है। तो सॉइल के बनने का फैक्टर भी हम 2 तरह के बताए थे। यहाँ पे आपको दिख रहा है रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जबकि नेचुरल फैक्टर में विंड, नेचुरल फैक्टर में टेम्परेचर, रनिंग वाटर का एक्शन, विंड, ग्लेशियर और एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में देख रहे हैं कि 6 तरह का सॉइल है, अलूवियल, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल यहाँ दिख रहा है। 3 और दिखाते हैं, तो ये तीनों का हम यहाँ पे लिख दिए हैं, रीजन, कंटेन और क्रॉप्स, ब्लैक का भी और रेड का भी। ये चीज़ें हमने पहले ही बताए थे, हालांकि ये समझाने लायक नहीं है, ये आप खुद देखें और समझें। और ये रहा आपका तीसरा अलग सॉइल, लेटेराइट, एरिड और फॉरेस्ट सॉइल। इसमें भी सेम चीज़ें दी हुई है, आप देख सकते हो। अब ये रहा आपका नया टॉपिक, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में आप क्या देख रहे हैं कि डिफिनीशन पहले देख लीजिए। जो कवर है सॉइल का वो डिनंडेड हो, मतलब बह जाए, डिनंडेशन ऑफ सॉइल कवर, यानी सॉइल अगर बह करके कहीं और चला जाए तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉइल इरोजन। और इस सॉइल को इरोड करने में जो एजेंट है वो 2 है, एक ह्यूमन एक्टिविटी और दूसरा नेचुरल फोर्सेस। ह्यूमन एक्टिविटी में आपको डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रीजिंग और क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शंस और माइनिंग। जबकि नेचुरल फोर्सेस में विंड, ग्लेशियर और वाटर है। ये टॉपिक नहीं पढ़ाई गई थी तो हम ये रिवाइज नहीं करवा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है। तो ये 2 एजेंट है जो सॉइल इरोड करते हैं। तो इन जो ये इरोजन है, ये सॉइल इरोजन भी यहाँ 3 प्रकार का दिख रहा है। सबसे पहला है गलीज। गलीज क्या होता है, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेद सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल। जब तेजी में जो चलती हुई पानी होती है वो क्या करती है, गड्ढा बनाती है। बारिश में भी आप देखते हो ये जो गड्ढा बनता है उस गड्ढे को कहा जाता है गलीज। तो ये जो गलीज जहाँ पे बनते हैं वो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं होता, तो ऐसा लैंड को बैड लैंड भी कहा जाता है। ऐसा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा चंबल में, जिसको रेबाइन के नाम से भी जाना जाता है, चंबल बेसिन का। दूसरा है सीट इरोजन। इसमें क्या होता है, जो मिट्टी का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो वाटर के वजह से मूव कर जाती है दूसरी जगह, तो इस इरोजन को कहा जाता है सीट इरोजन। और जब हवा के द्वारा इरोजन होता है तो उसे कहा जाता है विंड इरोजन। एंड ये रहा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सॉइल कंजर्वेशन। तो अभी देखा हमने कि सॉइल इरोड होता है तो उसे बचाया कैसे जाए। तो सॉइल को बचाने का भी तरीका है। यहाँ पे देखो 5 तरीका लिखा हुआ है। सबसे पहले कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग में क्या होता है कि जो स्लोपिंग एरिया होता है पहाड़ी इलाका को, उसे सर्कल वाइज
गड्ढा करके सर्कल वाइज खेती जैसा आकार देना नीचे तक आते हुए, तो इस तरह के खेती को कहा जाता है कंटूर प्लोइंग। टेरिस कल्टीवेशन आप जानते हैं, पहाड़ी इलाके में सीढ़ीनुमा खेती। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि जब फार्मिंग की जाती है तो बीच बीच में जो गैपिंग छोड़ी जाती है वहाँ पे घास लगा देना, उसे स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। शेल्टर बेल्ट्स में प्लांट्स को एक लाइन में लगाना ताकि क्या हो सके, वो हवा की गति को रोक सके। एंड डेजर्ट इलाके में सैंड ड्यून्स जो क्षेत्र होता है उस पर थॉर्नी बुशेज लगाना, जिसे स्टैब्लिशन ऑफ सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो ये सब तरीका है जिससे सॉइल इरोजन को कंट्रोल की जा सकती है। इसके साथ ही ये चैप्टर रिवीजन के साथ साथ ख़त्म होती है। ये रहा इस चैप्टर का क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन आपको इस पेज में दिख रहा है, और ये रहा अगला क्वेश्चन 28 तक। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।